नव सृजन के साथ जुड़ी ध्वंस की अनिवार्यता। स्थूल बुद्धि और चर्म चक्षुओं की पकड़ परिधि बहुत सीमित है। यदि इन्हीं पर निर्भर रहा जाए तो किसी भी तथ्य को समझना और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना संभव न हो सकेगा। महत्वपूर्ण प्रसंगों में हमेशा सूक्ष्म बुद्धि एवं बेधक पारदर्शी दृष्टि का अवलंबन लेना होता है। प्रकृति के प्रत्यक्ष स्वरूप को ही सब कुछ समझने वाले उसके पीछे छिपे परोक्ष रहस्यों को समझने में कहाँ सफल हो पाते हैं। पृथ्वी धुरी पर भी घूमती है और द्रुत गति से पृथ्वी की परिक्रमा भी करती है। ये बात प्रत्यक्ष देखने का हठ करने वाले को समझाई ही नहीं जा सकती। ऐसे कई प्रकरण हैं जिन्हें समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। रहस्यों को समझने में समर्थ ऐसे ही व्यक्तियों को बुद्धिमान, तत्वदर्शी आदि नामों से जाना और सराहा जाता है। समय की विपन्नता उन्हें कदाचित ही देख पड़े जिनकी दृष्टि कमाने, सोने, जागने तक सीमित है। उनके लिए तो जीवन चक्र का ढर्रा भी एक रस है, जबकि मनुष्य बढ़ने, घटने और मृत्यु के मुख में घुसने के नियति चक्र में तेजी से घसीटा जा रहा होता है। इन दिनों अपने चारों ओर जो घटित हो रहा है, होने जा रहा है, उसका स्वरूप समझना, मूल्यांकन करना मोटी दृष्टि से संभव नहीं। इन दिनों प्रकृति प्रकोपों का कुचक्र अधिकाधिक विपन्न होता चला जा रहा है। हजारों वर्षों से ऐसी दैवी विपत्ति धरती पर नहीं उतरी जितनी कि इन दिनों दृष्टिगोचर हो रही है। धरती और प्रकृति के बीच एक बहुत ही मधुर संतुलन अनादिकाल से चला रहा है। वही मूल कारण है कि मौसम, जलवायु, वनस्पति एवं प्राणी जीवन का ऐसा पारस्परिक सौहार्द भरा सुयोग बन पड़ा है, जिसके आधार पर धरती को ब्रह्मांड के ग्रह गोलकों की साम्राज्ञी का श्रेय मिला है और सृष्टा की अनुपम कलाकृति कहा गया है। यदि यह संतुलन न बैठता तो चंद्रमा जैसी निस्तब्धता, कुरूपता और भयंकरता ही अपनी धरती पर बनी होती। जिन्होंने अंतर्ग्रही परिस्थितियों और हलचलों का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया है, उनका मत है कि विगत कुछ दशकों से पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रकार के व्यतिक्रम देखने में आ रहे हैं, जो सीधे सीधे अदृश्य जगत की परोक्ष विधि व्यवस्था में असंतुलन का संकेत देते हैं। खगोल विज्ञानियों तथा पर्यावरण विशेषज्ञों का कथन है कि यही स्थिति यथावत बनी रही तो आने वाले वर्षों में प्राकृतिक विपदाओं, विक्षोभों की भयावह विभीषिका प्रस्तुत हो सकती है। सारा संसार ही उसकी चपेट में आ सकता है तथा मानव जाति को त्रास भुगतते भुगतते अपना अस्तित्व गंवाना पड़ सकता है। जल प्रलय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंपों की बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, महामारियां, कॉस्मिक किरणों के कारण नए नए रोग, बवंडर, तूफान आदि प्रकृतिगत विक्षोभ कहे जा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, न्यूक्लियर विस्फोट, अणु प्रक्षेपास्त्रों की अंतरिक्षीय होड़, बांधों और उद्योगों का अंधाधुंध बिना किसी नीति निर्धारण के बनते चले जाना इन विक्षोभों के मानवकृत कारण कहे जा सकते हैं। पुच्छल तारे के प्रकट होने के दुष्परिणाम, सौर कलंक एवं ज्वालाएं, चंद्र एवं सूर्य ग्रहण, अंतर्ग्रही असंतुलन, उल्कापात कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें प्रकृति को प्रधान कारण माना जा सकता है। लेकिन इन सब का समुच्चय जब एक साथ होने लगे तब इनका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर कितना घातक होगा, इसकी मात्र कल्पना भर की जा सकती है। मनुष्य के पुरुषार्थ और कौशल को कितना ही क्यों न सराहा जाए, पर यह निश्चित है कि वो प्रकृति प्रकोप का एक झटका भी सहन नहीं कर सकता। जब भी जहां भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान, महामारी आदि के प्रकृति विपर्यय सामने आते हैं, मनुष्य ची बोल जाता है और उसका सारा पराक्रम एक कोने पर रखा रह जाता है। सृष्टि के इतिहास में कई बार हिम प्रलय, अग्नि प्रलय जैसे भयावह समय आए हैं। उन्होंने धरती का नक्शा ही बदल दिया है। प्राणियों और वनस्पतियों की प्रजातियां ही बदल गईं। कभी डायनासोर जैसे विशालकाय जंतु इस पृथ्वी पर वास करते थे, आज उनका नामो निशान ही मिट गया।
सहस्राब्दियों के उलट पुलट के बाद जो बचा, उससे कहीं ऐसी स्थिति बनी जिसे निर्वाह की दृष्टि से सरल साधारण कहा जा सके। जब भी ऐसे भयानक प्रलयंकर अवसर आते हैं, तब मनुष्य को हजारों साल का प्रगति उपार्जन हाथ से गंवाना पड़ता है और जान बचाने का आश्रय तलाशने में यदि कुछ सफलता मिल सके तो उतने को ही सौभाग्य मानकर संतोष करना पड़ता है। इन दिनों प्रकृति प्रकोपों का जो सिलसिला चल पड़ा है, वो कुछ समय से क्रमशः अधिक तीव्र और भयानक होता चला जा रहा है। पर्यवेक्षण से अनेक डरावने तथ्य सामने आते हैं और साथ ही सूक्ष्मदर्शियों द्वारा इस संदर्भ में जो अनुमान लगाए गए हैं, वे और भी अधिक चिंता उत्पन्न करते हैं। हरितिमा की चादर से लिपटी ये धरती धीरे धीरे निर्वसन होती जा रही है। औद्योगिकरण ने पृथ्वी के सौंदर्य सुषमा को छीनकर उसे कुरूप ही नहीं, वरन वातावरण को इतना विषाक्त कर दिया है कि कभी भी ध्रुवों के पिघलने से जल प्रलय का संकट उठ खड़ा हो सकता है। वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ने मनुष्य को शारीरिक व्याधियों, मानसिक तनाव के रूप में तथा समग्र प्रकृति चक्र को पर्यावरण असंतुलन, मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन के रूप में प्रभावित किया है। 1948 में इस गैस का पर्यावरण में उत्सर्जन 550 करोड़ टन था। लगभग 54% हरितिमा का आवरण इसे सोख लेता था। शेष भूमिका समुद्र निभाता था। 1982 में यह उत्सर्जन बढ़कर 2140 करोड़ टन हो गया एवं वन संपदा मात्र 18 से 21% रह गई। इस सदी में जहां पृथ्वी के कवच आयनोस्फीयर का तापमान मात्र 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना था, वो 4 डिग्री बढ़ा है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ी ऊष्मा जीवधारियों के आसपास ही कैद होकर रह गई है। इससे मौसम पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, इसका मूल्यांकन समाचारों पर एक दृष्टि डालकर किया जा सकता है। विश्वविख्यात प्लेन ट्रुथ पत्रिका के अप्रैल 83 अंक में एक पर्यवेक्षण छपा है, जिसमें इस शताब्दी के मौसम परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि ऐसा प्रकृति प्रकोप पिछले हजारों वर्षों में देखने में नहीं आया। उसमें अदृश्य के गति चक्र का विश्लेषण करते हुए ये भी बताया गया है कि अगले दिनों ये संकट अधिक गहरा होने की संभावना है। पिछले 2 दशकों में हुए इन परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार जाना जा सकता है। 1961 में पूर्वी अफ्रीका में भयंकर वर्षा हुई तथा उत्तरी भारत को सबसे बड़ी शीत ऋतु का सामना करना पड़ा। 1962-63 में 220 वर्ष के बाद पहली बार इंग्लैंड और उत्तरीय यूरोप को सबसे ठंडी और लंबी शीत ऋतु का सामना करना पड़ा। इसी वर्ष 1962 में उत्तरी भारत में मई का पूर्वार्ध अत्यंत ठंडा और उत्तरार्ध अत्यधिक गर्म रहा। पहले मृत्यु शीतलहर से हुई और फिर लू के प्रकोप से। जून 1964 में दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार भयंकर हिमपात हुआ, जबकि जुलाई 1966 में अमेरिका ने पहली बार ऐसी लू का सामना किया जिसमें 10,000 से भी अधिक व्यक्ति मारे गए। ऐसी स्थिति यहाँ पहले कभी नहीं आई थी। 1968 से 1973 तक लगातार इथियोपिया और चिली में भयावह सूखा पड़ा, जिससे 50% व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, जबकि 1973 के अगस्त में थार के रेगिस्तान में भयंकर बरसात और बाढ़ आई। जुलाई 74 में बंबई की बाढ़ ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि 1975 में 10 महीने से भी अधिक लंबी भयंकर शीत ऋतु का सामना अलास्का, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी कनाडा को करना पड़ा। इसी वर्ष भारत ने भी शीतलहर का प्रकोप झेला, जबकि अगस्त महीने में इंग्लैंड, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, डेनमार्क आदि देशों को 1975 और 1976 में लगातार 2 साल वैसे ही लू का सामना करना पड़ा, जैसी कि मई महीने में भारत के उत्तरी भारत, बिहार आदि प्रदेशों में चलती है। 1977 में आई लूनी नदी की बाढ़ तथा लद्दाख की सारी पहाड़ी नदियों के आवेग भरे उफान ने सबको स्तंभित कर दिया। 1980-81 में मोरवी तथा पूरे राजस्थान के बारिश भरे अप्रत्याशित मौसम और प्रलय जैसी बाढ़ ने सारे मौसम विज्ञानियों को अचंभित किया। 1982-83 में अब तक के मौसम पर टिप्पणी करते हुए विद्वान लेखक डॉन टेलर ने लिखा कि भूगर्भीय आणविक प्रयोग परीक्षण, प्रदूषण, संसाधन दोहन, जीवाश्म प्रज्वलन जैसे मानवीय कृत्यों की परिणति
इस 1.5 वर्ष में ही बड़े विकराल रूप में देखने को मिली है। सन 82 में ही अमेरिका में ऐसा भयंकर हिमपात हुआ जितना कभी देखा सुना नहीं गया था। ऑस्ट्रेलिया में इसके विपरीत शताब्दी का अभूतपूर्व सूखा पड़ा। इस देश को बाहर से मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा, जबकि निजी उत्पादन का 45% ये निर्यात करता रहा है। टोंगा महाद्वीप भयंकर तूफान में पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो गया एवं चीन के सबसे बड़े प्रांत लाओनिंग में सूखा तथा सटे हुए शांगजिंग प्रांत में बाढ़ के प्रकोप से अगणित लोग मारे गए। उत्तरी फ्रांस की रिकॉर्ड बर्फ, इटली में दिन में गर्मी तथा रात्रि को बर्फ, जापान की नागासाकी नदी में विनाशकारी बाढ़ एवं उत्तरी जापान में भूकंप, न्यूजीलैंड में सूखा तथा उत्तरी ध्रुव के समीपस्थ रूसी क्षेत्र में सर्दी के स्थान पर गर्म मौसम ऐसे परिवर्तन हैं जिनका वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं। मार्च 82 में मेक्सिको में एक भयंकर विष धूम्र वाला ज्वालामुखी फटा, जिसकी बादल जैसी मोटी परत अभी भी आकाश में घूमती रहती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसकी लालिमा सारे विश्व में महीनों तक देखी गई। भारत में आंध्र, दिल्ली, उड़ीसा, सौराष्ट्र, राजस्थान आदि में प्रकृति प्रकोप से जो दुर्घटनाएं घटित हुईं, उनसे सभी परिचित हैं। ये भूतकाल का घटनाक्रम है। भविष्य में जो घटित होने की संभावना है, उसकी भी प्रकृति पर्यवेक्षण तथ्यों सहित जानकारी सर्वसाधारण को करा रहे हैं और समय रहते उनसे सचेत रहने तथा बचाव सोचने का मनोबल उत्पन्न कर रहे हैं। इन्हीं दिनों पृथ्वी के निकट एक धूमकेतु गुजरा है, जिसमें ऐसे विषैले तत्व पाए गए जैसे कि सामान्य धूमकेतुओं में से किसी में भी नहीं होते। हेले धूमकेतु की चर्चा तो सभी वैज्ञानिकों की जुबान पर है, जिसे 1985-86 में प्रकट होना था। पहले भी सन 1531, 1607 और 1687 में ऐसे ही धूमकेतु पृथ्वी के समीप आए और उनके प्रभावों से पृथ्वी के अनेक खंडों में युद्ध छिड़े तथा विनाशकारी विपत्तियों के दृश्य उपस्थित हुए। पहले भी दोनों विश्व युद्धों के पूर्व एक एक धूमकेतु पृथ्वी के बड़े समीप से गुजर चुके हैं। बिवेयर हेली इज कमिंग पुस्तक में वैज्ञानिकों की एक टीम ने उन आशंकाओं को व्यक्त किया जो इस कारण धरती निवासियों को सहनी पड़ सकती थी। विशेषज्ञों ने इस पुस्तक में अनेकानेक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि यूं तो पुच्छल तारे का पृथ्वी के समीप आना और टहलते टहलते गुजर जाना एक सामान्य प्रक्रिया कही जा सकती है, लेकिन ये धूमकेतु जितना लंबा है और जितनी निकटता से ये पृथ्वी के वातावरण से निकलेगा, उससे अनेक रोगों के पनपने, महामारियों के फैलने तथा कॉस्मिक किरणों की बौछार से बहुसंख्य जनता के प्रभावित होने की आशंका है। इसकी पूंछ से उत्सर्जित विषाक्त गैसें पृथ्वी के समीप आते ही इसके मलबे के सड़ने से वातावरण में भर जाती हैं। इससे नए नए प्रतिरोधी विषाणु तैयार होते हैं। साथ ही मानसिक विक्षिप्तता, अपराधों, आत्महत्याओं के दौरे अधिक पड़ने लगते हैं। विलियम हेली, जिसके नाम पर इसे ये नाम दिया गया है, ने पता लगाया कि ये पर्यवेक्षण पिछले 6 शताब्दियों में अवतरित धूमकेतुओं पर किया गया। हर बार पिछली घटनाओं की गंभीरतम पुनरावृत्ति हुई है। सौर गतिविधियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का कथन है कि सूर्य का तापमान निरंतर कम होता जा रहा है, जिसका प्रभाव निश्चित ही धरती के वातावरण पर पड़ रहा है। सूर्य पिछले 40 वर्षों से निरंतर सिकुड़ रहा है एवं सूर्य कलंकों की संख्या बढ़ी है और प्रकट होने की मध्यावधि कम हुई है। इसके प्रभावों के कारण धरती पर हिमयुग की संभावना प्रबल होती जा रही है। अब तक 4 हिमयुग आ चुके हैं। अब वैज्ञानिकों के अनुसार 5वें हिमयुग की तैयारी है। सर फ्रेड हॉयल ने तो इस संभावना के आगामी 15 वर्षों में ही साकार होने की संभावना बताई है। शीतलहरों के वर्तमान क्रम को वे इसकी पूर्व भूमिका बताते हैं। वैज्ञानिक गण ये भी कहते हैं कि इन दिनों पृथ्वी के भूचुंबकत्व में तेजी से कमी आई है। आशंका है कि ये घटोतरी जारी रही तो अगले दिनों स्थिति भयंकर होगी और उसके महाविनाशकारी परिणाम होंगे। प्रकृति मदमस्त हाथी की तरह जिस तरह विक्षुब्ध होती चली जा रही है, उसे मनुष्य को अनुशासन की विधि व्यवस्था के रूप में समझना चाहिए। जब किसी बच्चे पर या अपराधी पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता तो दंड की नीति अपनानी पड़ती है।
अंकुश की आवश्यकता इसी वर्ग को मर्यादा में रखने के लिए पड़ती है। प्रकृति अपनी पाठशाला में मनुष्य को अनुशासन का आद्याक्षर सिखाने हेतु जो उपक्रम अगले दिनों अपना सकती है, उसके पूर्व संकेत अभी से मिल रहे हैं। ऐसे में विनाश से भयभीत होने की बजाय जन समुदाय को जागृत, सृजित शिल्पी की भूमिका निभाने हेतु तत्पर हो जाना चाहिए। कुंभकर्ण व रावण का आतंक प्रत्यक्ष सामने होते हुए भी रीछ वानर दैवी चेतना के संरक्षण में लड़ने को तैयार हो गए थे। गोवर्धन को ऊंचा उठाने वाले छोटे छोटे ग्वाले पहाड़ के दबने की संभावना से डरे नहीं, जमकर खड़े हो गए। साहस भर जिंदा हो जाए तो दैवी चेतना अवतार प्रेरणा अपनी भूमिका स्वयमेव निभाती है। वातावरण परिशोधन हेतु जिस पुरुषार्थ युक्त एकात्मकता के आध्यात्म स्तर के सामूहिक प्रयोगों की आवश्यकता है, उसके लिए हर सोई को मूर्छना त्याग कर कमर कसकर खड़े हो जाना चाहिए। प्रज्ञावतार की प्रमुख भूमिका नवनिर्माण की है। विनाश की संभावनाएं एवं सृजन की तैयारी युगों युगों से अवतार प्रक्रिया की यही कार्य पद्धति रही है। प्रस्तुत संभावनाओं को पलटना जिस साहस के बलबूते पर बन पड़ेगा, उसे जुटाना, इस हेतु सुझाए गए उपक्रमों में उसे नियोजित कर देना ही आज का युग धर्म है।